हेलो गाइस, माय नेम इज हिरेन परमार और आपका स्वागत है द प्रोसेस सेफ्टी हब के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे थोड़े दिन पहले 21 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश के अंदर एसेसिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन हुआ उसके बारे में। उसमें टोटल 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 34 पीपल आर सीवियरली इंजर्ड। मैंने अभी एक टर्म यूज किया कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, उसको मैं जरा थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन मतलब कि कोई पर्टिकुलर एरिया जो कि चारों ओर से घिरा हुआ है, जहां पे ओपन एयर मतलब कि अगर वहां पे कोई वेपर जनरेट हो रही है तो वो पर्टिकुलर वहां पे ही वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही वेपर क्लाउड जनरेट करेगा और उसको अगर वहां पे कोई सोर्स मिल गया तो वो वहां पे फटेगा। तो मतलब कन्फाइंड स्पेस के अंदर वेपर क्लाउड जनरेट करेगा और उसको कोई सोर्स मिल गया तो वहां पे एक्सप्लोजन होने के चांसेस है। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो हुआ आंध्र प्रदेश के एसेंशिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। चलिए जानते हैं ये कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन के अंदर कौन सा सॉल्वेंट का ये कन्फाइंड वेपर क्लाउड जनरेट हुआ था। ये जनरेट हुआ था MTBE, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, जिसका फ्लैश पॉइंट है -33 डिग्री सेल्सियस। इसकी लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है 2% और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 15% के अराउंड। तो इसका वेपर क्लाउड जनरेट हुआ था और इसमें इसको सोर्स मोस्ट प्रोबेबली MCC पैनल रूम के अंदर के कोई भी इलेक्ट्रिक स्पार्क थ्रू मिल गया होगा और जिसकी वजह से ये क्लाउड एक्सप्लोजन हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअल में। इंसिडेंट जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आया है उसके हिसाब से थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा इंसिडेंट समझने में अपने को आसानी होगा। उसके बाद में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस सेफ्टी के एलिमेंट्स बाईपास हुए और जिसका उसके ऊपर से क्या हम लोग लर्निंग्स ले सकते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं इंसिडेंट के बारे में। इंसिडेंट में ऐसा हुआ था कि 21 अगस्त को ये जो ब्लास्ट हुआ उस दौरान ये कैंपेन वाइज प्रोडक्ट चल रहे थे। फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर मोस्टली सब कैंपेन वाइज प्रोडक्ट आती है। तो ये इस कैंपेन की पहली बैच थी जिसमें सेकंड फ्लोर के ऊपर रिएक्टर था और सेकंड फ्लोर के ऊपर ही रिसीवर रखा गया था 500 लीटर का, जिसके अंदर MTBE की रिकवरी चल रही थी, डिस्टिलेशन रिकवरी चल रही थी। सेकंड फ्लोर से एक लाइन जाती है, ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर टैंक थी 5 केयर की, उसके अंदर वो कलेक्शन स्टोरेज टैंक थी, उसके अंदर लाइन जा रही थी। वो लाइन के अंदर फ्लेंज में से मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर लीकेज हो रहा था। उसकी स्वीट पंजेंट स्मेल रहती है, ईथर है इसके लिए। तो प्रोडक्शन वाले ने आइडेंटिफाइड किया कि भाई यहाँ पे पर्टिकुलर लीकेज है, बट उन्होंने उसके बाद में मेंटेनेंस वाले को भी बताया। बट क्या था, प्रोबेबली लंच टाइम था। लंच टाइम के दौरान उन्होंने ऐसा नक्की किया कि लंच टाइम के बाद में हम लोग ये लीकेज अटेंड करेंगे। मीनवाइल क्या हुआ कि जो फ्लेंज में से जो MTBE लीकेज हो रहा था वो लीकेज होते होते फ्लोर होल्स थ्रू MCC पैनल रूम के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा था। यहाँ पे ट्रेजेडी दूसरी एक ये थी कि MCC पैनल रूम AHU थ्रू QC, QA, PD लैब और प्रोडक्शन एरिया के साथ में टोटली कनेक्टेड था, इसलिए ये पूरा कन्फाइंड स्पेस हो गया था पूरा ओवरऑल। तो क्योंकि AHU थ्रू जो एयर थी वो सर्कुलेट हो रही थी। अभी जो MCC पैनल रूम के अंदर जो MTBE जैसे ही नीचे गिर रहा था, मैंने जैसे ही बताया कि उसका फ्लैश पॉइंट -33 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे वहां पे वो गिर रहा था वो धीरे धीरे वेपर क्लाउड जनरेट करता जा रहा था। और मैंने जैसे ही बताया कि LEL 2% है और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट इज 15%। सो धीरे धीरे करके वेपर क्लाउड अंदर MCC पैनल रूम के अंदर बढ़ता गया और वही वेपर क्लाउड धीरे धीरे AHU थ्रू QC, QA, PD लैब और प्रोडक्शन एरिया के अंदर भी फैलता गया। मीनवाइल ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन तो अंदर था ही AHU के अंदर, ऑक्सीजन तो वहां पे था ही। और मीनवाइल क्या हुआ कि जो वेपर क्लाउड जो जनरेट हुआ था वो अपनी लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट तक पहुंच गया होगा और MCC पैनल से उसको थोड़ा सा स्पार्क ही चाहिए था, वो मिल गया होगा और जिसकी वजह से पहला एक्सप्लोजन हुआ MCC पैनल रूम के अंदर और सेकंड एक्सप्लोजन आफ्टर 5 to 10 सेकंड्स हुआ AHU थ्रू होल QC, QA, प्रोडक्शन लैब और हर जगह पे हुआ, जिसकी वजह से टोटल 17 लोग मारे गए और 35 लोग सीवियरली इंजर्ड हुए। तो ऐसे हुआ। ऑथोरिटीज ने ऐसा भी बताया है कि जो एक्सप्लोजन हुआ उसमें रिएक्टर के अंदर भी और 700 लीटर जितना MTBE बचा हुआ था, बट वो रिएक्टर के अंदर का MTBE ब्लास्ट नहीं हुआ है और वो बहुत ही अच्छी बात थी। अगर वो ब्लास्ट हुआ होता तो ये ब्लास्ट और भी बहुत डेंजर हो सकता था क्योंकि रिएक्टर के अंदर और 700 लीटर MTBE पड़ा हुआ था।
उनके हिसाब से अप्रोक्स 150 लीटर के अराउंड MTBE जो था वो वेपराइज हो चुका था, हर जगह पे पहुंच चुका था। तो ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मालूम पड़ा है। अभी हम लोग इस इंसिडेंट से लर्निंग क्या ले सकते हैं? पहले तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ह्यूमन एरर के बारे में। ह्यूमन एरर इसके अंदर ये रही कि एक तो प्रोडक्शन टीम और मेंटेनेंस टीम दोनों ने आइडेंटिफाइड किया कि लीकेज हो रहा है। अगर ये लीकेज हो रहा है तो उसको इमीडिएटली अटेंड करवाना चाहिए था, पर क्या वो अटेंड हुआ? इमीडिएटली अटेंड नहीं हुआ। 1.5 घंटे तक वो लीकेज कंटिन्यूस चलता रहा और वेपर क्लाउड जनरेट होता रहा। अगर वो लीकेज इमीडिएटली अटेम्प्ट नहीं हो सकता था तो क्या वो डिस्टिलेशन बंद कर, प्रोडक्शन वाला बंद भी तो कर सकता था डिस्टिलेशन? क्या उसने बंद किया? क्या उसने आइसोलेट किया या लाइन टोटल खाली करके दे दी? तो ये प्रोसीजर भी कर सकते थे, बट ह्यूमन एरर यहाँ पे ये कंसीडर कर सकते हैं कि उन्होंने लंच टाइम के दौरान इसको टोटली निग्लेक्ट किया कि ये तो होता रहता है, इसमें और कोई डेंजर है नहीं। बट ये हाईली फ्लेमेबल सॉल्वेंट था, इसमें ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी कि उन्होंने इसको निग्लेक्ट किया। तो ये ह्यूमन एरर का लर्निंग हम लोगों को सीखना चाहिए कि कोई भी लीकेज हो, अगर फ्लेमेबल है नहीं है फिर भी उसको टोटली आइसोलेट कर देना चाहिए। आइसोलेट करके लाइन ड्रेन कर दो। कोई भी सिचुएशन हो, लंच हो, नाइट हो, कोई भी सिचुएशन है, इसको अवॉइड मत कीजिए प्लीज। तो ये एक अपने लिए लर्निंग ये है कि लीकेज स्पिलेज को अवॉइड करना नहीं है और उसको इमीडिएटली अटेम्प्ट करना है। तो चलिए अब समझते हैं प्रोसेस सेफ्टी के ऊपर से, क्या ये इंसिडेंट प्रोसेस सेफ्टी का फेलियर भी कंसिडर कर सकते हैं? मेरे हिसाब से हाँ। क्यों? रीज़न ये है कि ह्यूमन एरर तो होगी ही, वो कंसिडर करके ही हमको सिस्टम ही इतना स्ट्रांग डेवलप करना है कि ह्यूमन एरर हो भी तो उससे कोई इम्पैक्ट ना आए और हमारी सिस्टम वैसी की वैसी रहे। तो क्या डिज़ाइनिंग के दौरान प्लांट जब बन रहा था तब प्रोसेस सेफ्टी का ख्याल रखा गया था? तो चलिए थोड़ा समझते हैं प्रोसेस सेफ्टी एलिमेंट्स के ऊपर से। पहले समझते हैं प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन। क्या इन लोगों के पास में प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी? मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर जो है उसकी सेफ्टी इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, तो उनके पास में अवेलेबल होगी। पर क्या ये जो इंफॉर्मेशन थी वो एम्प्लॉयज़ जो हैंडल करने वाले थे, प्रोडक्शन वाले, उन लोगों को प्रॉपरली ट्रेन किया गया था या नहीं किया गया था? उनके पास में प्रॉपर अवेयरनेस थी, इसकी प्रॉपर प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अवेलेबल थी? ये प्लांट यहाँ पे आने वाला है, वहाँ पे हाईली फ्लेमेबल सॉल्वेंट्स यूज़ होने वाले हैं, क्या ये डिज़ाइनिंग के दौरान ये कंसिडर किया गया था? अगर हाँ तो फिर प्लांट के अंदर जहाँ पे हाईली फ्लेमेबल सॉल्वेंट यूज़ होने वाला है वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर MCC पैनल रूम क्या कर रहा था? तो ये एक प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस अगर हैजॉब किया गया होता, हैजार्ड ऑपरेटेबिलिटी स्टडी किया गया होता, तो मे बी उस दौरान आइडेंटिफाइड हो जाता कि यहाँ पे MCC पैनल रूम हमको रखना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तो मेरे हिसाब से पहला था प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन जो बाईपास हुई। दूसरा प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस यहाँ पे प्रॉपरली हुआ नहीं है, या हुआ भी है तो उसका प्रॉपर असेसमेंट किया नहीं है और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। कई बार क्या होता है कि प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस में भी जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो लेक ऑफ स्पेस की वजह से, लेक ऑफ स्पेस का नाम देके भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए नहीं, क्योंकि यही आगे जाके बहुत बड़े कैटास्ट्रॉफिक इंसिडेंट होने का सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है। आगे बात करते हैं प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू के बारे में। ये कैंपेन की पहली बैच थी, तो क्या प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू लिया गया था? हर एक बैच के बाद में, हर एक बैच चेंज ओवर के बाद में एटलीस्ट प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू तो लेना ही चाहिए था। तो क्या इसमें प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू लिया गया था? अगर प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू लिया गया होता तो न्यूमेटिक टेस्ट और हाइड्रो टेस्ट भी इक्विपमेंट के चेक किए गए होते और लाइनिंग्स के चेक किए गए होते, पर क्या वो चेक किया गया था? मेरे हिसाब से प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू में भी कमी रखी गई है, और जो इंसिडेंट हुआ, अगर न्यूमेटिक टेस्ट लिया गया होता तो फ्लैंज में जो लीकेज ड्यूरिंग ऑपरेशन आया वो पहले ही मालूम पड़ जाता और फ्लैंज वैसे ही वहाँ पे एडवांस में ही हम लोग चेंज कर सकते थे, जिसकी जो, और वो इस इंसिडेंट को रोकने का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता था। तो इमीडिएटली अगर प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू के दौरान ही ये आइडेंटिफाइड हो जाता और वहाँ पे ही अटेम्प्ट हो जाता तो ये इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इंसिडेंट हुआ वो नहीं होता। तो मेरे हिसाब से मैंने जैसे ही बताया कि 4 एलिमेंट इसमें बाईपास हुए। पहला तो प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, दूसरा प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस, तीसरा ट्रेनिंग्स
और चौथा प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपको क्या लगता है? आपको अगर आपका जो भी व्यू है आप कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं, और कुछ भी है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो आप मुझे बता भी सकते हैं, तो हम लोग डिस्कस करके जानेंगे, क्योंकि मैं भी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आप भी नॉलेज शेयर कीजिए, और ऑल फीडबैक्स आर एक्सेप्टेड। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड डेफिनेटली वी विल कम विथ सो मच इंसिडेंट्स एंड दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सपोर्ट द प्रोसेस सेफ्टी हब। थैंक यू।